माँ शकुम्भरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने के लिए बहुत बहुत बधाई आपको। बीए फर्स्ट सेमेस्टर का हमने सिलेबस अपने पिछले वीडियो में डाला था। अब बीए सेकेंड सेमेस्टर की डिटेल एक बार उसका जो सिलेबस है इंग्लिश का हम देखने की कोशिश करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो अब नया सिलेबस आया है, नया पैटर्न है, उसमें बीए फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद मैंने सेम 1 और सेम 2 कंप्लीट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ कोर्स ऑफ इंग्लिश मिल जाएगा। और जैसे ही आप सेकेंड ईयर कवर करेंगे तो आपको वो एक डिप्लोमा इंग्लिश का मिल जाएगा। और थर्ड ईयर कंप्लीट करते ही आपकी ग्रेजुएशन पूरी होगी। अब ये सिस्टम हो गया है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने 1 साल पढ़ाई करी और अगले साल आप नहीं कर पा रहे तो वो साल वेस्ट हो जाएगा या ज़ाया चला जाएगा। आइए अब सेमेस्टर सेकंड को देखते हैं। सेमेस्टर सेकंड बीए का जो इंग्लिश का है, इसका जो टाइटल है पेपर का, यह है इंग्लिश पोएट्री। इसमें सारा सिलेबस इंग्लिश पोएट्री से जुड़ा हुआ है। जो सबसे पहला यूनिट है, देखिए, वो है फॉर्म्स ऑफ पोएट्री। पोएट्री कितनी तरह की होती है, उसके फॉर्म्स। तो अब पोएट्री कितनी तरह की होती है उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो आपके कोर्स में सिलेबस में फॉर्म्स हैं वो है सोनेट। जैसे हिंदी में आपने देखा होगा हमारे पास होते थे दोहा, सोठा, चौपाई, वैसे इंग्लिश पोएट्री को भी ना कुछ खास ढंग से लिखा जाता है। जैसे सोनेट, सोनेट में कुछ ऐसा होता है कि 14 लाइन्स की एक कविता होती है और इसमें पोएट अपनी बात कहता है। आधे में वो कोई सवाल रखता है और आधे में वो उसका जवाब रखता है। इसके पैटर्न अलग अलग हैं। शेक्सपियरन सोनेट अलग है, मिल्टन की सोनेट अलग है। आइए सेकंड पार्ट है एलेजी, जो आपके कोर्स में है। एलेजी का मतलब है वो गीत जो किसी की मृत्यु पर लिखा जाता है। एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, बड़ी मशहूर टॉमस ग्रे की ये एलेजी है। ऐसी और कई पोइट्स ने भी लिखी है। अब आइए ऑड पर। ऑड एक ऐसी कविता होती है जिसको किसी के प्रशंसा में लिखा जाता है, एप्रिसिएशन में लिखा जाता है। ये भी एक ढंग है। एपिक, तो भारत में रहने वाला एपिक तो जानता ही है। एपिक मैंने महाकाव्य, जैसे आपका महाभारत या रामायण, ये महाकाव्य है। एपिक पोएट्री भी इंग्लिश लिटरेचर में लिखी गई। मिल्टन ने जो पैराडाइज लॉस्ट लिखी वो बड़ी ही पॉपुलर एपिक पोएट्री थी। अब आगे जो 5वां नंबर है आपकी फॉर्म्स ऑफ पोएट्री, वो है बैलेड। बैलेड भी एक किस्म का गीत होता है। ये कुछ इस तरह की कविता होती है इंग्लिश में जिसमें किसी प्रेम प्रसंग के बारे में, रोमांस के बारे में ऐसी कोई बात ऐसी कविता में लिखी होती है। इसके और एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं पोएट्स ने, ऐसा नहीं है कि इसी बात पर ही लिखा जाता है। देन वी हैव लिरिक। लिरिक्स सबने सुना है, गानों की लिरिक्स होती हैं। तो यहाँ लिरिक का मतलब है गीत। जो पोएट कोई भी अपनी इमोशंस को, अपने सेंटिमेंट्स को लिखता है आपके सामने, दैट इज कॉल्ड लिरिक्स। नाउ वी हैव अनदर पोएटिक फॉर्म दैट इज कॉल्ड ड्रामेटिक मोनोलॉग। देखो, लोग मैंने आवाज़, जैसे डायलॉग मैंने 2 लोगों की आवाज़, है ना। प्रोलॉग मैंने, ऐसा होता है ना, आपने सुना किताबों में प्रोलॉग होता है, एपीलॉग होता है, पहले और बाद में जो किताब के होता है। मोनोलॉग मैंने एक पर्सन जब स्टेज पर खड़ा होकर या कविता की फॉर्म में कुछ बात कहता है तो उसको ड्रामेटिक मोनोलॉग कहते हैं, राइट। ऐसे भी आपके पास, ये भी आपके कोर्स में है। उसके बाद है एलेगरी। एलेगरी मैंने किसी भी बात को सिंबल्स के द्वारा, हाँ, कोई इमेज बनाकर उसे कहना। तो ये जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में आपको अलग अलग विधाओं के बारे में बताया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड यूनिट हमारी किस बात की है? ये है स्टेंजा फॉर्म्स। ये तो बात हुई ओवरऑल कविता कितनी तरह की होती है, उसके फॉर्म्स क्या है। दूसरा है अब स्टेंजाज, मैंने कविताओं को किस ढंग से लिखा जाए। अब वो लिखने का स्टाइल, एक तो हेरोइक कपलेट है आपके कोर्स में। हेरोइक कपलेट जो है सबसे पहले सर जेफरी चौसर ने लिखी थी
द कैंटरबरी टेल्स में पहली किताब है इंग्लिश की, ये याद रखिएगा। तो हेरोइक कपलेट उसने उसमें प्रयोग की। उसके बाद अलेक्जेंडर पॉप ने भी इसे प्रयोग किया। उसके बाद आपके पास दूसरा जो स्टैंजा फॉर्म है वो है ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स में जो पोएट्री होती है वो मीटर तो होता है उसमें, मगर बाद में तुकबंदी या वो नहीं, आपस में वर्ड्स नहीं मिलते, जिसे हम राइमिंग कहते हैं। मिल्टन इसके बड़े एक्सपर्ट थे। ब्लैंक वर्स में उन्होंने पूरी पैराडाइज लॉस्ट लिखी, पैराडाइज रीगेन भी लिखी। आइए अब आगे देखते हैं स्पेंसरियन स्टेंजा। ये एक पोएट हुए स्पेंसर, उन्होंने अपने स्टेंजा वो लिखते थे। उनकी फेरी क्वीन नाम की किताब बड़ी मशहूर थी, उसमें उन्होंने ये यूज़ किया। फिर है टर्जा राइमा। अब टर्जा राइमा मैंने देखो इसमें जो है टर्सेट्स होते हैं। मैंने 3-3 पैराग्राफ की कविता की लाइन्स होती है। पहली लाइन लास्ट से मिल जाती है, इसकी राइमिंग इससे, ऐसा कुछ सिस्टम बनता है। इसमें भी कई सारे पोएट्स ने कई एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो ये तो आपका सेकंड स्टेंजा, सेकंड यूनिट हो गया स्टेंजा फॉर्म में। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है पोएट्री के लिए वो है पोएटिक डिवाइसेस। अब पोएटिक डिवाइसेस क्या होती हैं? देखो, पोएटिक डिवाइसेस मीन्स टूल्स। कविता को लिखने के क्या क्या टूल्स, क्या क्या पोएट उसमें डालता है कि वो पोएट्री बन जाती है, खूबसूरत बनती है। एक तो स्ट्रक्चर है, कविता को किस ढंग से लिखना है, उसकी टोन है, क्या थीम है, राइमिंग है जिसे तुकबंदी कहते हैं, राइम स्कीम, लास्ट वर्ड मिलते हैं, मीटर किस तरह का है, इस पर हम डिटेल में भी बात करेंगे। फिर उसके बाद स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स होते हैं। इंग्लिश में एक बड़ा सिस्टम है, हर वर्ड एक सिलेबल्स से बनता है। जैसे हिंदी में मात्राएं होती हैं, इंग्लिश में सिलेबल्स होते हैं। हम इस पर वर्क करेंगे, अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम। तो उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज, दैट इज फिगर्स ऑफ स्पीच। आपने पढ़ा भी होगा कुछ सिमलीज, मेटाफर, ऑक्सीमोरॉन, मगर ऐसी बहुत सारी फिगर ऑफ स्पीचेस हैं। उसके बाद आयरनी। आयरनी व्यंग है, ये भी पोएट यूज करता है पोएटिक डिवाइसेस के फॉर्म में। उसके बाद आपका जो फोर्थ यूनिट है, अब इंपॉर्टेंट बात है, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, सेवेंथ, एट्थ यूनिट। अब जो फोर्थ यूनिट है, सिस्टमेटिकली ये यूनिट बनाए गए हैं। जैसे सबसे पहले क्रोनोलॉजिकली कौन से पोएट्स हुए, जैसे हम विलियम वर्ड्सवर्थ को समझते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी पोएम्स लिखी हैं, ड्रामा तो लिखा ही है, उसके ट्रेजेडी मशहूर है, मगर उसकी जो पोएम्स हैं उसने सोनेट्स लिखी हैं, और 154 सोनेट्स कहा जाता है कि शेक्सपियर ने लिखी हैं। हमारे पास हैं, आपको मिलेगी ये, मगर आपके कोर्स में है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। इसके अलावा आपके कोर्स में जॉन मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस है, बड़ी मशहूर पोएम है। ये दोनों अलग अलग स्टाइल की सोनेट्स हैं, ये भी सोनेट है। उसके बाद आपके सिलेबस में है जॉन डन। जॉन डन एक मेटाफिजिकल पोएट है, इसकी डिटेल आगे देखेंगे हम। इसकी एक पोएम है जो जॉन डन की हमारे सिलेबस में है, वो है अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, राइट। अब नेक्स्ट है अलेक्जेंडर पॉप। अलेक्जेंडर पॉप जो है बहुत मशहूर इंग्लिश के राइटर हुए, ने बड़ी रेप ऑफ द लॉक बड़ी मशहूर किताब भी लिखी। इनकी ऑड ऑन सॉलिट्यूड जो है, जो ने सॉलिट्यूड के बारे में लिखा है, उसकी प्रशंसा करी है या उसके बारे में कहा है अपने ढंग से, वो आपके सिलेबस में है। ये तो हुए पहले। अब इसके बाद आपके पास जो अगले पोएट हैं, पीरियड तो रोमांटिक था जिसमें वर्ड्सवर्थ, कीट, शेले, बायरन पोएट्स होते थे, बट टॉमस ग्रे को भी इसमें पीरियड में रखा गया है इस पार्ट में। ये रोमांटिक नहीं है, मैंने जैसे भी पीछे बात की थी। इनकी एलेजी बड़ी मशहूर है, आपके कोर्स में वो एलेजी है, एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। मुझे इसकी एक लाइन याद रहती है हमेशा कि द पाथ ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। ये टॉमस ग्रे की एलेजी की लाइन्स है, इसी कविता की आप पढ़ेंगे। उसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ सब जानते हैं, नेचर पोएट है, और द वर्ड इज टू मच विद अस बड़ी अच्छी पोएम है। गेटिंग एंड स्पेंडिंग विले वेस आर पार, लिटिल वी सी नेचर दैट इज आर। देखेंगे इस कविता में हम पढ़ेंगे जॉन कीट्स बहुत कम उम्र में चले गए और उन्होंने ओड टू अ नाइटिंगेल लिखी, बड़ी क्लासिकल
कविता है और ये ग्रीक फिलॉसफी, ग्रीक सिस्टम के बेस कविताएं लिखा करते थे। आइए अब आगे देखते हैं। 6 में ये समझिए विक्टोरियन पीरियड है और ये तीनों पोएट्स एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की ब्रेक ब्रेक ब्रेक, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की हाउ डू आई लव दी, मैथ्यू आर्नोल्ड की डॉवर बीच। मैथ्यू आर्नोल्ड जो है इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल हुआ करते थे, उन्होंने कविता लिखी, डॉवर बीच बड़ी मशहूर है। और एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को कौन नहीं जानता, ये पोएट लियोरेट थे, मैंने टॉप पोएट, जैसे इंडिया में महाकवि कहा जाता है ना, ये वैसे। तो मैथ्यू आर्नोल्ड, उसके बाद रॉबर्ट ब्राउनिंग मुझे सबसे अच्छे लगते हैं, बड़े पॉजिटिव हैं और इनकी ये कविता पढ़ने लायक है, द लास्ट राइड टुगेदर, बड़ी ऑप्टिमिज्म से भरी हुई होती है। नेक्स्ट है 7th पार्ट आपका टी.एस. इलियट, ये मॉडर्न पोएट्स हैं। अब आगे जो आपके पास आए हैं W.B. यीट्स और फिलिप लार्किन। टी.एस. इलियट जो है इन्होंने लिखी पोएम वेस्टलैंड, इनकी बड़ी मशहूर पोएम है, डिफिकल्ट पोएम है। उसमें पार्ट है सन ऑफ मैन, वो आपके सिलेबस में है। उसके बाद द लेक आइसल ऑफ इनिस्फ्री, W.B. यीट्स की है। फिर फिलिप लार्किन की चर्च गोइंग है। अब इसके बाद जो आपका जो लास्ट पार्ट आता है वो है रेटोरिक का, प्रोसोडी का और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का। रेटोरिक मैंने कि जो कविता है उसको किस तरह से इफेक्टिव बनाया जा सकता है, प्रभावशाली बनाया जा सकता है। और प्रोसोडी का मतलब ये है कि उसके साउंड के पैटर्न्स और उसके राइमिंग के पैटर्न्स क्या हैं। और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म मीन्स आलोचना, किसी एक कविता की किस तरह से आप मल्टीपल लेवल पर उस पर स्टडी कर सकते हैं, उसकी आलोचना कर सकते हैं। आलोचना का मतलब सिर्फ बुराई ही नहीं होता, उसके विभिन्न भागों को अलग ढंग से पहचानना और डिस्कस करना। ये आपके इसमें 2 पार्ट्स हैं, इंट्रोडक्शन टू प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म और 1 स्टैंजा फ्रॉम पोएट्री फॉर प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। एक स्टैंजा मिल जाएगा और उसको आपको लिटरेरी उसके पिक्चराइजेशन से करनी पड़ेगी, उसके बारे में समझना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। देखिए ये बड़ा ही प्लान्ड किया हुआ कोर्स है, पोएट्री से संबंधित सब कुछ इसमें आ जाता है। और जो लोग पोएट्री को ज़रा भी पसंद करते हैं तो ज़रूर वो ये पढ़ें। बीए फर्स्ट ईयर का 2nd सेमेस्टर का ये सिलेबस है। Thank you very much and all the best for your future.